Hi everyone, welcome to Mera Physio, a pan-India chain of फिजियोथेरेपी क्लिनिक्स। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे लॉर्डोसिस के कॉजेस, साइन एंड सिम्टम्स, रिस्क फैक्टर्स, प्रिवेंशन और फिर हम बात करेंगे डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के बारे में। अपने पिछले वीडियो में जिसमें हमने लॉर्डोसिस के इंट्रोडक्टरी पार्ट में बात किया था कि लॉर्डोसिस बेसिकली स्पाइन का कर्व है। सो ये एक अगर एक्सेस हो जाता है तो हम इसे हाइपर लॉर्डोसिस का टर्म देते। बेसिकली हमारे स्पाइन में तीन कर्व होते या तीन स्पाइनल कर्व डिफॉर्मिटी के बारे में हमने बात किया था, जो कि काइफोसिस, स्कोलियोसिस और लॉर्डोसिस है। सो बेसिकली हमने लॉर्डोसिस के बारे में बात किया और हमने काइफोसिस और स्कोलियोसिस के बारे में भी देखा। लॉर्डोसिस में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉर्डोसिस जिसमें कि कंजेनाइटल लॉर्डोसिस और पैथोलॉजिकल लॉर्डोसिस, पोस्ट सर्जिकल लॉर्डोसिस, इन टाइप्स के बारे में बात किया। अब हम बात करते हैं कॉजेस के बारे में कि स्पेसिफिकली लॉर्डोसिस का कॉज क्या होता है। बहुत सारे ऐसे नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं जो लॉर्डोसिस या स्पाइन के कर्व के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं या कि मिस अलाइनमेंट ऑफ स्पाइन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते। ऐसी कई हेल्थ कंडीशंस हैं जिनके कारण मिस अलाइनमेंट हो सकता है स्पाइन का। सबसे पहला कंडीशन जिसके कारण लॉर्डोसिस हो सकता है वो है एकोन्ड्रोप्लेशिया। एकोन्ड्रोप्लेशिया एक ऐसा डिसऑर्डर, एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें बोन्स नॉर्मली ग्रो नहीं करते, जिसके कारण जो स्टेचर होता है पेशेंट का वो शॉर्ट रहता है, जिससे पेशेंट ड्वार्फिज्म से सफर करता है। सो बेसिकली एकोन्ड्रोप्लेशिया एक शॉर्ट लिम्ड डॉर्फिज्म का पार्ट है। एकोन्ड्रोप्लेशिया का मतलब होता है विदाउट कार्टिलेज फॉर्मेशन, यानी कार्टिलेज जो टफ बट फ्लेक्सिबल टिश्यू होते हैं ये एकोन्ड्रोप्लेशिया पेशेंट में एब्सेंट होते हैं। कई बार ये भी देखा जाता है कि पेशेंट में कार्टिलेजेस फॉर्मेशन होता है लेकिन वो कार्टिलेज जो है वो बोन में कन्वर्ट नहीं हो पाते, और इस प्रोसेस को हम, जिससे बोन फॉर्मेशन होता है, इस प्रोसेस को हम ओसिफिकेशन कहते हैं। सो बेसिकली ओसिफिकेशन प्रोसेस नहीं हो पाता, पर्टिकुलरली लॉन्ग बोन्स। जैसे हम जानते हैं हमारे बॉडी में शॉर्ट बोन्स और लॉन्ग बोन्स है, और हमारे लॉन्ग बोन्स बेसिकली हमारे आर्म्स और लेग्स में है। सो पर्टिकुलरली जो ओसिफिकेशन प्रोसेस है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है लॉन्ग बोन्स में। एकोन्ड्रोप्लेशिया बेसिकली सिमिलर होता है स्केलेटल डिसऑर्डर जिसे हम हाइपोकॉन्ड्रोप्लेशिया कहते हैं। दोनों के फीचर्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बट कॉन्ड्रोप्लेशिया के जो फीचर्स होते हैं वो ज्यादा सीवियर होते हैं। और एकोन्ड्रोप्लेशिया यानी क्या, कार्टिलेज का फॉर्मेशन सही नहीं हुआ है, ओसिफिकेशन यानी बोन का फॉर्मेशन सही नहीं हुआ है, तब ऐसी कंडीशन में पेशेंट को
लॉर्डोटिक कर्व देखने को मिल सकता है और ये लॉर्डोटिक कर्व एक्सेस हो सकता है, यानी कि जो कॉब एंगल होता है वो ऑप्ट्यूस होता है, वो ज्यादा देखने को मिलता है, जिससे पेशेंट में एक स्पाइनल कर्व डिफॉर्मिटी और साथ ही पोस्चरल डिफेक्ट भी होता है। दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम्स जो कॉमनली एसोसिएटेड होती हैं एकॉन्ड्रोप्लेशिया पेशेंट में, वो शॉर्ट पीरियड की स्लीप, यानी कि अगर ब्रीदिंग स्टॉप हो जाती है या स्लो डाउन हो जाती है। इन पेशेंट्स में ओबेसिटी देखने को ज्यादा मिलता है, क्योंकि इनका शॉर्ट स्ट्रेचर होता है तो बॉडी ज्यादा वेट पुट ऑन कर लेती है, और शॉर्ट पीरियड के लिए ब्रीदिंग भी स्लो या स्टॉप हो जाती है, जिसे हम एपनिया कहते हैं। इसी के साथ ऐसे पेशेंट्स में रिकरेंट ईयर इन्फेक्शंस देखने को भी मिलता है। चाइल्डहुड में हम बात करें तो इंडिविजुअल जिनमें एकॉन्ड्रोप्लेशिया होता है, इनमें जो लोअर बैक है उनमें लॉर्डोसिस रहता है। सो बेसिकली एकॉन्ड्रोप्लेशिया के कारण ही लॉर्डोसिस होता है, और उनके जो लेग्स होते हैं वो बोर्ड लेग्स होते हैं। कुछ लोगों में जो एकॉन्ड्रोप्लेशिया के पेशेंट्स होते हैं उनमें काइफोसिस और लॉर्डोसिस से रिलेटेड बैक पेन भी देखने को मिलता है। जो एक अनकॉमन बट एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन होता है कॉन्ड्रोप्लेशिया का, वो होता है हाइड्रोसेफलस, जिसमें एक्सेसिव डिपोजिशन हो जाता है जो सीएसएफ का, यानी कि सीएसएफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का एक्सेसिव डिपोजिशन हमारे वेंट्रिकल्स में, ये प्रॉपर एब्जॉर्प्शन और मूवमेंट ना होना सीएसएफ का, ऐसे कंडीशन को हम हाइड्रोसेफलस कहते हैं। इसमें एक ब्रेन में जो चाइल्ड की ब्रेन है उसमें एक्सेसिव फ्लूइड का बिल्डअप हो जाता है, और हेड साइज और ब्रेन रिलेटेड एबनॉर्मेलिटीज बढ़ जाती है। एकॉन्ड्रोप्लेशिया के बाद जो दूसरा कॉमन कॉज होता है वो होता है स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस। बेसिकली स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस स्पॉन्डाइलोलाइसिस के कारण होता है, और स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस में पेशेंट के जो वर्टिब्रेज है वो एक दूसरे के ऊपर स्लिप हो जाते हैं या उनका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। इसी डिस्प्लेसमेंट को हम या ऐसी कंडीशन को हम स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस कहते हैं। अगर स्पॉन्डाइलोलाइसिस है किसी पेशेंट को, जिसमें बेसिकली स्ट्रेस फ्रैक्चर होता है, तो स्ट्रेस फ्रैक्चर के कारण भी हमारे वर्टिब्रास एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर सकते हैं। और उसी के साथ अगर डीजेनरेटिव चेंजेस हैं हमारे बॉडी में, या हमारे जो वर्टिब्रास है इनमें डीजेनरेटिव चेंजेस हुए हैं, तो डीजेनरेटिव चेंजेस के कारण हमारी जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है वो थिन हो जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे इंटरवर्टिब्रल डिस्क में दो कंपोनेंट होते हैं, एक न्यूक्लियस पल्पोसस और एनुलस फाइब्रोसस। सो जो इनर रिंग में हमारे प्रेजेंट होते हैं वो हमारे सेंटर में न्यूक्लियस पल्पोसस होते हैं, जिसमें वाटर और
प्रोटियोग्लाइकेंस होते हैं। जैसे जैसे एज आगे बढ़ती है, डीजेनरेटिव चेंजेस बढ़ते हैं, तो हमारे इंटरवर्टिब्रल डिस्क से वाटर और प्रोटियोग्लाइकन का जो कंटेंट है वो कम होने लगता है, जिसके कारण जो डिस्क है वो थिन होने लगती है और टेंडेंसी होने लगती है वर्टिब्रस की एक दूसरे के ऊपर स्लिप होने की या डिस्प्लेस होने की। किसी भी कारण से अगर स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस हुआ है पेशेंट, तो इससे हमारे बोन में एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है और कई बार इस डिस्प्लेसमेंट के कारण हमारे जो सराउंडिंग नर्व रूट्स हैं वो भी इम्पिंज हो जाती है। इस इम्पिंजमेंट के कारण हमें सेंसरी चेंजेस देखने को मिलता है, हमारे खास तौर पे हमारे लोअर लेग में, क्योंकि जो नर्व रूट्स जो हमारे क्वाडा इक्वाइना है, अगर वहां के नर्व रूट्स का इम्पिंजमेंट हुआ है या उन नर्व रूट्स का कंप्रेशन हुआ है, तो एक्स्ट्रा प्रेशर देखने को मिल सकता है नर्व में, और उस कंप्रेशन और पिंचिंग के कारण वर्टिब्रस स्लिपिंग भी हो सकती है। वर्टिब्रा स्लिप होने के कारण हमारे लोअर लेग में पेन रेडिएट हो सकता है। यानी कि अगर स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस का बैक पेन किसी पेशेंट को है, तो उस पेशेंट के पेन रेडिएट हो सकते हैं लोअर लेग में। तीसरा कॉमन कॉज जिसके कारण पेशेंट्स को लॉर्डोसिस हो सकता है वो है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस में बेसिकली पेशेंट की जो बोन मिनरल डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है, जिसके कारण जो बोन्स है हमारे बॉडी की वो फ्रेजाइल और वीक होती। क्योंकि वर्टिब्रस भी एक तरह की बोन है, सो ऑस्टियोपोरोसिस कंडीशन में जो हमारे वर्टिब्रस है ये भी वीक हो जाती और फ्रेजाइल होती। सो अगर इनमें कोई भी छोटा सा भी जर्क होता है तो ये ब्रेक हो सकती है। इनमें कंप्रेशन फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। बेसिकली ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है कि पोरस बोन, जहां वीकनिंग हो जाए बोन की, इसमें हमारा जो बोन मास और जो बोन स्ट्रेंथ होता है वो कम होता है। सो जैसे जैसे पेशेंट की बोन मिनरल डेंसिटी कम होती है, पेशेंट की बोन्स और वीक होना शुरू होती है, और वीक होते होते ये सबसे ज्यादा प्रोन हो जाती हैं फ्रैक्चर। अगर हमारी बोन्स वीक है तो वो हमारे स्पाइन में कर्व ज्यादा क्रिएट कर सकती है, और बेसिकली ये कर्व हमारे हिप यानी हमारे लोअर बैक रीजन में ज्यादा देखने को मिलता है। ऑस्टियोपोरोसिस के कारण हमारे बॉडी में हिप, रिस्ट, स्पाइन, ये तीन ऐसे रीजन हैं जिनमें फ्रैक्चर होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। सो बेसिकली अगर किसी को ऑस्टियोपोरोसिस जैसी कंडीशन है, यानी उसका बोन मिनरल डेंसिटी कम है या उसके बोन वीक है, कैल्शियम लेवल कम है, तो ऐसे पेशेंट्स में लॉर्डोसिस देखने को मिल सकता है। यानी ऑस्टियोपोरोसिस के कारण पेशेंट में एक्सेसिव स्पाइन कर्व हाइपर लॉर्डोसिस हो सकता है।
फोर्थ कॉज है हमारा ओबेसिटी या एक्सट्रीमली ओवरवेट। जो बॉडी का हमारा नॉर्मल बीएमआई होता है वो 18 से 24 के बीच में होना चाहिए। अगर पेशेंट का बीएमआई 25 से ज्यादा है, सो वो 30 और 30 तक है तो वो ओवरवेट कैटेगरी, और 30 प्लस बीएमआई में वो ओबेसिटी कैटेगरी में आते, जिसमें क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 लेवल्स होते। सो अगर कोई पेशेंट ओबीज है या एक्सेसिवली ओवरवेट है तो ऐसे पेशेंट्स में लॉर्डोसिस कर्व ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि हमारे लोअर बैक जो सबसे वेट बियरिंग जॉइंट्स होते हैं उसमें एक्सेसिव वेट कैरी होने लगता है, क्योंकि हमारा जो लोअर बैक है वो अपर बैक पूरा, अपर बॉडी का पूरा वेट कैरी करते। सो अगर हमारे बॉडी ओबीज है, हम एक्सेसिव वेट कैरी कर रहे हैं, तो उसके कारण हमारे बॉडी में यानी हमारे लंबर बैक में एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ेगा। बेसिकली ओबेसिटी एक कॉम्प्लेक्स डिजीज होगी जिसमें सिर्फ बॉडी वेट ही नहीं, बॉडी का जो फैट परसेंटेज है वो भी ज्यादा होता है। जनरली लोग समझते हैं कि ओबेसिटी एक कॉस्मेटिक कंसर्न है, लेकिन ये एक मेडिकल कंसर्न भी है जिससे दूसरी कंडीशंस होने का रिस्क बढ़ जाता है, जैसे कि हमारे हार्ट डिजीजेस, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और सर्टेन कार्सिनोमा डिजीजेस यानी कि कैंसर, इनका रिस्क भी ओबीज पेशेंट्स को ज्यादा होता है। पेशेंट में अगर एक्सेसिव वेट या पेशेंट वेट लूज नहीं कर पा रहा है तो इसके कई मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, जैसे इनहेरिटेड हो सकता है, फिजियोलॉजिकल हो सकता है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, लैक ऑफ प्रॉपर डाइट हो सकती है, लैक ऑफ प्रॉपर एक्सरसाइज हो सकती है। सो अगर कोई पेशेंट ओबीज है, उसमें प्रॉपर लाइफस्टाइल नहीं है, तो पहले लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जो कि जैसे हार्ट डिजीज, डायबिटीज, हाई बीपी, कैंसर। दूसरा, उन पेशेंट में एक्सेसिव लोड पड़ने के कारण पेशेंट में ये देखने को मिलता है कि वो ओबीज कैटेगरी वाले जो पेशेंट्स हैं उनमें हाइपर लॉर्डोसिस देखने को मिलता है। काइफोसिस, काइफोसिस भी एक तरह की स्पाइनल डिफॉर्मिटी है। सो बेसिकली अगर पेशेंट को काइफोसिस है और राउंडेड शोल्डर्स है या राउंडेड अपर बैक, तो ऐसे कंडीशन में एक्सेसिव राउंडेड अपर बैक होने के कारण जो लोअर बैक होती है उसमें भी कर्व ज्यादा हो सकता है। ये किसी को भी किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन ये ओल्डर वुमेन में ज्यादा देखने को मिलता है। एज रिलेटेड काइफोसिस बेसिकली बॉडी के वीकनेस या बोन के वीकनेस के कारण होता है, जिसके कारण हमारे डिस्क या स्पाइनल बोन्स कंप्रेस होती हैं या क्रैक होती हैं। अगर हमारी स्पाइनल बोन्स वीक हैं तो काइफोसिस के साथ साथ ही हमें लॉर्डोसिस हो सकता है। काइफोसिस बेसिकली पेशेंट्स को जो इन्फेंसी की एज और टीन्स में देखने को मिल सकता है, जो कि माल फॉर्मेशन ऑफ द स्पाइन या वेजिंग ऑफ द स्पाइनल बोन के कारण हो सकता है। माइल्ड काइफोसिस के कारण प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, लेकिन सीवियर काइफोसिस में प्रॉब्लम ज्यादा होती है, क्योंकि काइफोसिस हमारा थोरैसिक रीजन में होता है। इसलिए कई बार एक्सेसिव काइफोसिस के पेशेंट्स में ब्रीदिंग डिफिकल्टी भी देखने को मिलती। काइफोसिस का ट्रीटमेंट बेसिकली डिपेंड करता है पेशेंट की एज पे।
और उसकी कॉज और कर्वेचर के एंगल पे अगर 50 डिग्री से ज्यादा का एंगल है तो पेशेंट को ब्रेसेस और सर्जिकल इंटरवेंशंस, फिजियोथेरेपी, पोस्चर करेक्शन, एर्गोनॉमिक प्रिंसिपल्स, इनसे काइफोसिस को करेक्ट किया जा सकता है। तो अगर काइफोसिस का एंगल हमारा कम होता है या हमारा काइफोसिस करेक्ट होता है तो अल्टीमेटली लॉर्डोसिस को भी एक तरह से करेक्ट किया जा सकता है। डिस्काइटिस यानी कि हमारे डिस्क स्पेस का इन्फ्लेमेशन होना। सो बेसिकली अगर हमारे जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है तो उनमें अगर इन्फ्लेमेशन होता सो उसके कारण हमारी जो वर्टिब्रल डिस्क है वो एक वर्टिब्रल बॉडी या बोन है वो एक दूसरे के ऊपर स्लिप होना चालू हो जाती है। इसके कारण पेशेंट में या इन्फ्लेमेशन के कारण कई बार इन्फ्लेमेशन का कारण कई बार इन्फेक्शन भी होता है। सो अगर पेशेंट को कोई भी स्पाइनल या इंटरवर्टिब्रल डिस्क का इन्फेक्शन है तो भी ऐसे कंडीशन में पेशेंट में लॉर्डोसिस देखने को मिलता है। इन्फ्लेमेशन जो डेवलप होता है हमारे डिस्क में हम इसी को डिस्काइटिस कहते हैं और ये हमारे जो वर्टिब्रल बॉडीज होती हैं इनके बीच में होते हैं और इससे जो हमारा इंटरवर्टिब्रल डिस्क स्पेस होता है वो कम हो जाता है और स्वेलिंग होने के कारण पेशेंट को बैक पेन फील होता है। डिस्काइटिस ऑल्दो वेरी अनकॉमन है, पेशेंट को बहुत कॉमनली देखने को नहीं मिलता है, लेकिन ये यंग चिल्ड्रंस में ज्यादा इफेक्ट करता है। बेसिकली ये ऑस्टियोमाइलाइटिस के साथ पेशेंट को ज्यादा देखने को मिलता है। अगर कोई ऑस्टियोमाइलाइटिस का पेशेंट है तो उसमें चांसेस होते हैं कि वो डिस्काइटिस उसमें ज्यादा होगा। ऑस्टियोमाइलाइटिस बेसिकली हमारे बोन का इन्फेक्शन होता है और हमारे बोन और बोन मैरोस का इन्फेक्शन। सो अगर किसी को ऑस्टियोमाइलाइटिस है तो यंग केसेस में, यंग चिल्ड्रन में ये देखने को मिलता है कि उसके साथ साथ डिस्काइटिस भी कंपनी करता है। और डिस्काइटिस यानी कि इन्फ्लेमेशन, डिस्क का इन्फ्लेमेशन हो रहा है तब पेशेंट को लॉर्डोसिस हो सकता है। कॉजेस के बाद अब हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स की। सो अगर किसी को स्पॉन्डाइलोलाइसिस है जो एक डीजेनरेटिव डिस्क कंडीशन होती है, सो किसी को अगर स्पॉन्डाइलोलाइसिस ऑलरेडी है तो ऐसे पेशेंट में लॉर्डोसिस का रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। दूसरा, अगर किसी को स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस है जिसमें वर्टिब्रल का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यानी फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वर्टिब्रल बॉडीज का, तो ऐसे कंडीशंस में स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस की कंडीशन में भी पेशेंट को रिस्क हो जाता है कि वो लॉर्डोटिक कर्व उसका बढ़ जाए। कोई भी स्पाइन सर्जरी के पहले या बाद में किसी भी ऐसे कंडीशन जिसमें स्पाइन सर्जरी की जरूरत पड़ती है, तो बेसिकली स्पाइन सर्जरी की जरूरत तब पड़ती है अगर कोई डिस्क डिस्प्लेस हुआ है या कोई न्यूरोलॉजिकल कंडीशन इन्वॉल्व है। तो न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस इन्वॉल्वमेंट कब होते हैं, जब कभी भी नर्व्स हमारी इम्पिंज होती है, हमारे क्वाडा इक्वाना के जो नर्व रूट्स है अगर उनका इम्पिंजमेंट हुआ है तब स्पाइन सर्जरी की जरूरत पड़ती है। ऐसे कंडीशंस में पेशेंट में लॉर्डोटिक कर्व इंक्रीज होने का चांस बढ़ जाता है। हिप डिसऑर्डर, हिप डिसऑर्डर बेसिकली
यानी कि हमारे अगर पेल्विक मसल्स टाइट हैं, हिप जॉइंट में कोई डिसफंक्शन है, जैसे एसआई जॉइंट डिसफंक्शन है, तो ऐसे कंडीशंस या ऐसे डिसफंक्शन या डिफॉर्मिटीज में पेशेंट को रिस्क ज्यादा होता है लॉर्डोसिस का। यानी कि पेशेंट का जो लॉर्डोटिक नॉर्मल लॉर्डोटिक कर्व होता है वो बढ़ जाता है। पुअर पोस्चर, लॉर्डोसिस के इंक्रीज होने का या लॉर्डोटिक कर्व इंक्रीज होने का पुअर पोस्चर सबसे कॉमन फैक्टर होता है। अगर पेशेंट बहुत ज्यादा सिटिंग पोजीशन में काम कर रहे हैं या डेस्क जॉब है, तो ऐसे पेशेंट में जो बहुत प्रोलॉन्ग सिटिंग करते हैं, इनमें लॉर्डोटिक कर्व इंक्रीज होता है और इसके कारण जो लॉर्डोसिस है वो पेशेंट में ज्यादा देखने को मिलता है। इसलिए ऐसे पेशेंट्स को एडवाइस किया जाता है कि वो अपने पोस्चर को प्रॉपर रखें और एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ अपने पोस्चर को करेक्ट करें। वर्टिब्रल बॉडी इंजरीज जैसे कि कंप्रेशन फ्रैक्चर, तो अगर किसी को कंप्रेशन फ्रैक्चर है या वर्टिब्रल बॉडी की इंजरी है, तो ऐसे पेशेंट्स में लॉर्डोसिस कर्व का इंक्रीज हो जाना देखने को मिलता है। स्कोलियोसिस, अगर किसी को बेसिकली स्कोलियोसिस एक साइड वेज कर्वेचर होता है स्पाइन का, तो अगर साइड वेज कर्वेचर हुआ है किसी भी पेशेंट में, तो ऐसे पेशेंट में लॉर्डोसिस इंक्रीज देखने को मिलते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस, बेसिकली ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें बोन की वीकनिंग हो जाती है, जैसा हमने अपने पिछले स्लाइड में बात किया। तो ये कॉज भी होता है और ऑस्टियोपोरोसिस वाले पेशेंट में ये रिस्क ज्यादा होता है कि उनका जो लॉर्डोटिक कर्व है वो बढ़ जाए। डिस्क प्रॉब्लम, अगर किसी को इंटरवर्टिब्रल डिस्क की प्रॉब्लम, डिजेनरेटिव चेंजेस है डिस्क में या डिस्क का प्रोट्रूशन है या बल्जिंग है, तो ऐसे पेशेंट्स में क्योंकि वो अपना एक ऐसा पोस्चर अटेन कर लेते हैं जिस पोस्चर में उनको पेन रिलीफ होता है, सो इसके कारण उनके जो लॉर्डोटिक कर्व है वो इंक्रीज हो जाता है और पेशेंट को रिस्क ज्यादा होता है कि वो लॉर्डोसिस जैसी चीजों से सफर करे। जैसा कि हमने बात किया कि ओबेसिटी एक कॉमन कॉज होता है और साथ ही एक रिस्क फैक्टर भी होता है ओबेसिटी पेशेंट्स में कि वो लॉर्डोसिस कर्व को इंक्रीज कर ले या उनके इंक्रीज हो जाए जो लॉर्डोटिक कर्व है। एक्सेसिव प्रेशर जो लोअर बैक में हमारे पड़ रहा है, सो उस एक्सेसिव प्रेशर को इंक्रीज करने के कारण या इंक्रीज होने के कारण पेशेंट का जो लॉर्डोटिक कर्व है वो बढ़ जाए। रिस्क फैक्टर्स के बाद अब हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। सो लॉर्डोसिस में बेसिकली बहुत सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते, कई बार पेशेंट सिम्टमलेस ही होते। जो कॉमन सिम्टम देखने को मिलता है वो एक सोए बैक का एक स्ट्रक्चर, जो जिसमें उनके जो बटक्स होते हैं वो बहुत प्रोनाउंस हो जाते हैं, बटक रीजन बाहर की तरफ बल्ज हो जाता है और हमारे स्पाइन लोअर स्पाइन में हमें एक्सेसिव कर्व देखने को मिलता है। जब भी पेशेंट एक फ्लैट सरफेस में लेटता है तो एक लार्ज गैप देखने को मिलता है उसे अपने लोअर बैक और फ्लोर के बीच में। सो अगर वो अपना हाथ वहां से पास करना चाहे वो पास कर लेता है, या कोई पर्सन उसको चेक करना चाहे तो अपने हाथ को पास करके वो चेक कर सकते हैं। लॉर्डोसिस के पेशेंट्स में बैक पेन या डिस्कम्फर्ट देखने को ज्यादा मिलता है क्योंकि कर्व इंक्रीज हुआ है, तो ऐसे पेशेंट्स में बैक पेन की टेंडेंसी ज्यादा होती है। उनमें जो डिस्कम्फर्ट है वो भी बैक पेन के कारण ज्यादा होता। प्रॉब्लम मूविंग सर्टेन वेज, जैसा हमने देखा था कि स्कोलियोसिस एक रिस्क फैक्टर होता है पेशेंट का, अगर उसको स्कोलियोसिस है तो ये चांस है उसको कि वो लॉर्डोसिस पेशेंट को हो। इसलिए पेशेंट को कई बार कुछ साइडवेज मूवमेंट करने में दिक्कत होती है।
या सिर्फ साइडवेज ही नहीं, फॉरवर्ड बैकवर्ड मूवमेंट करने में भी कई बार पेशेंट्स को दिक्कत होती। प्रिवेंशन, सो बेसिकली लॉर्डोसिस को प्रिवेंट करने के लिए एक करेक्ट पोस्चर मेंटेन करना बहुत जरूरी है। सो करेक्ट एर्गोनॉमिक प्रिंसिपल्स को यूज करके, करेक्ट ब्रेसेस को यूज करके अपने पोस्चर को करेक्ट रखना बहुत जरूरी है। दूसरा, प्रॉपर मिनरल सप्लीमेंटेशन होना बहुत जरूरी है। अगर हमारे बोन्स में प्रॉपर मिनरलाइजेशन रहेगा तो बोन्स स्ट्रांग रहेंगे और उनमें ऐसा एक कर्व डेवलप होने की जो टेंडेंसी है वो कम हो जाती है। प्रॉपर विटामिन ईटिंग यानी कि प्रॉपर डाइट या बैलेंस न्यूट्रिशन, इनके बारे में हम बात करें तो डाइट में प्रॉपर हमारे मिनरल्स जैसे कि मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, ये प्रॉपर अमाउंट में होने चाहिए। साथ ही कैल्शियम लेवल भी होने चाहिए। उसके साथ पेशेंट को जो बाकी विटामिन हैं जैसे विटामिन डी, इसका भी एक प्रॉपर अमाउंट पेशेंट की डाइट में होना चाहिए। रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज या क्लासेस इन जिम, इन सब एक्टिविटीज से हम पेशेंट अगर सेडेंट्री है तो पेशेंट का वेट रेगुलेट किया जा सकता है, पेशेंट को ओबीज होने से बचाया जा सकता है। सो अगर पेशेंट ओबीज नहीं है तो लॉर्डोसिस जैसी चीजों को या स्पाइनल डिफॉर्मिटीज को इजीली प्रिवेंट किया जा सकता है। अगर किसी तरह का भी बैक पेन पेशेंट को, बैक में किसी तरह का भी डिस्कम्फर्ट, तो पेशेंट को तुरंत अपने डॉक्टर से, एक ऑर्थोपेडिशियन या फिर एक फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्टेशन करना चाहिए, ना कि अपने से कोई ट्रीटमेंट या कोई एक्सरसाइज परफॉर्म करना चाहिए। जिससे अगर करेक्ट एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं की गई है या करेक्ट ट्रीटमेंट नहीं लिया गया है तो कई बार ऐसे पेशेंट्स में लॉर्डोसिस कर्व इंक्रीज देखने को मिलता है। लॉर्डोसिस के प्रिवेंशन साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बात करने के बाद अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस के बारे में कि लॉर्डोसिस या ऐसे कर्वेचर डिफॉर्मिटीज को डायग्नोस कैसे किया जा सकता है। बेसिकली एक थॉरो फिजिकल एग्जामिनेशन की हेल्प से इन कंडीशंस को रिवील किया जा सकता है। जो फिजिशियन होते हैं वो हमारे पास्ट प्रोग्रेशन और रिलेटेड सिम्टम्स यानी पेशेंट एक्सपीरियंस से जो सिम्टम्स आ रहे हैं उनको पता करके एक प्रॉपर पाल्पेशन करके एग्जामिनेशन करके डायग्नोस किया जा सकता है। एक रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस परफॉर्म करवा करके पेशेंट में जैसे स्पाइनल रोटेशन है, लैटरल बेंडिंग है, फ्लेक्शन है, एक्सटेंशन है, इन रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करवा के पेशेंट के सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल चीजों को नोट किया जा सकता है। तो बेसिकली जो हमारा एग्जामिनेशन होता है उसमें डॉक्टर पालपेट करते हैं हमारी स्पाइन को और तब एबनॉर्मेलिटीज को फील कर सकते हैं। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन या इवेलुएशन में डॉक्टर चेक करते हैं कि कोई पेन तो नहीं है, पेशेंट को किसी तरह का नंबनेस तो नहीं है, कोई पैरास्थीसिया या सेंसरी चेंजेस या मोटर चेंजेस तो नहीं है, या किसी तरह का मसल स्पाज्म, वीकनेस या बाउल और ब्लैडर चेंजेस तो नहीं है। बेसिकली ये चेंजेस तब देखने को मिलते हैं अगर किसी तरह का नर्व रूट कंप्रेशन होता है। तो नर्व रूट कंप्रेशन वाले पेशेंट्स में
न्यूरोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। ब्लड टेस्ट बेसिकली बहुत स्टैंडर्ड पार्ट नहीं होते हैं डायग्नोज करने के लॉर्डोसिस, लेकिन इनको यूज किया जा सकता है कोई भी मेटाबॉलिक या सेकेंडरी कंडीशन या प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस को रूल आउट करने के लिए, जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस है जिसमें हम विटामिन डी और कैल्शियम लेवल चेक कर सकते हैं। सो इनसे हम बोन के मिनरल्स, बोन के विटामिन लेवल्स और पूरे बॉडी के विटामिन लेवल्स, हम बाकी चीजें चेक कर सकते हैं, बट ये एक स्टैंडर्ड डायग्नोस्टिक प्रोसीजर नहीं होते हैं लॉर्डोसिस कर्व के लिए। अगर हम स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करें तो एक्सरे हमारा एक हेल्पफुल डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, जिसमें एक एक्सरे, नॉर्मल एक्सरे लेकर के हम पेशेंट के जो बोन है, जो कर्व है, उसको एसेस कर सकते हैं। एक्सरे के हेल्प से पेशेंट का जो कॉब एंगल है, जो कर्व में बनता है, उस कॉब एंगल को कैलकुलेट किया जा सकता है और उसी के साथ साथ पेशेंट में कर्व की इंटेंसिटी या कर्व की सिवियरिटी पता लगाई जा सकती है। कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी स्कैन यानी कि सिटी स्कैन, जिसमें हम एक्सरे और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को यूज करके क्रॉस सेक्शनल इमेज निकालते हैं बॉडी। सो अगर एक्सरेज में हमें इतना डिटेल नहीं पता चल रहा है, तब हम सिटी स्कैन को प्रेफर कर सकते हैं लॉर्डोटिक कर्व को डायग्नोज करने के लिए। एमआरआई डायग्नोस्टिक प्रोसीजर होता है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक वेव्स को यूज करके हम डिटेल इमेज निकालते हैं ऑर्गन या बॉडी के स्ट्रक्चर की। सो बेसिकली एमआरआई से हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई पैथोलॉजिकल या कोई न्यूरोलॉजिकल कंडीशन तो नहीं है पेशेंट में, किसी तरह का नर्व कंप्रेशन तो नहीं। बोन स्कैन, बोन स्कैन में पेशेंट की जो बोन डेंसिटीज हैं या बोन पेन है, इन्फ्लेमेशन है, इससे इसे पता लगाया जा सकता है। साथ ही पेशेंट के जॉइंट में होने वाले जो चेंजेस हैं, जैसे कि बोन ट्यूमर या बोन डिजीज जैसे ऑस्टियोमाइलाइटिस है, इन चीजों को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो नॉन सर्जिकल, सर्जिकल और फिजियोथेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट, तीन तरीके होते हैं लॉर्डोसिस को मैनेज करने के लिए। इस वीडियो में हम सिर्फ नॉन सर्जिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। अपने अगले वीडियो में हम बात करेंगे फिजियोथेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट के बारे में। नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट या कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो एनाल्जेसिक्स और एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिकेशंस हेल्प करती हैं पेशेंट को किसी भी तरह के बैक पेन से रिलीफ पाने में। उसी के साथ अगर फिजिकल थेरेपी या फिजियोथेरेपी इंक्लूड किए जाते हैं तो पेशेंट की जो स्ट्रेंथ है, फ्लेक्सिबिलिटी है और उसकी जो रेंज ऑफ मोशन है वो भी बढ़ाई जा सकती है, जिससे एक कस्टमाइज्ड प्रोग्राम तैयार किया जा सकता है पेशेंट के लिए। ब्रेसिंग, ब्रेसिंग से पेशेंट का जो कर्व है उसको प्रोग्रेस होने से रोका जा सकता है, स्पेसिफिकली यंग चिल्ड्रन और एडोलेसेंट्स में। बॉडी वेट कंट्रोल या रिडक्शन ऑफ बॉडी वेट, तो अगर पेशेंट ओबीज है तो पेशेंट के बॉडी वेट को कम करवा के हम उसके कर्व को भी डील कर सकते हैं। सर्जरी तब कंसिडर्ड की जाती है लॉर्डोटिक के लिए अगर किसी तरह का न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट होता है। सर्जिकल ट्रीटमेंट, सो सर्जिकल ट्रीटमेंट बेसिकली तब इंडिकेट किया जाता है अगर पेशेंट में एक्सेसिव लॉर्डोसिस यानी हाइपर लॉर्डोसिस देखने को मिलता है, जिससे पेशेंट न सही से खड़े हो पाता है, न सही से बैठ पाता है, और जिसके कारण पेशेंट के जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट उनमें भी एक्सेसिव प्रेशर पड़ता है।
जिन पेशेंट में रिजिड से मॉडरेट नंबर हाइपरलॉर्डोसिस है, उनमें जो रिवर्स पेडिकल सबट्रैक्शन ऑस्टियोटॉमी प्रोसेस को यूज किया जा सकता है। यह लंबर फ्यूजन जो एक कॉमन सर्जिकल प्रोसीजर है, जिसे हम मैनेज कर सकते हैं डीजेनरेटिव चेंजेस और स्पाइनल डिफॉर्मिटीज को। अगर लॉर्डोसिस का लॉस हुआ है या पेशेंट की स्पाइन स्ट्रेट हुई है या एक्सेसिव लॉर्डोसिस है, तो उसके कारण होने वाली जो क्रोनिक बैक पेन है, उसको भी लंबर फ्यूजन से करेक्ट किया जा सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा फिजियो द्वारा दिया गया लॉर्डोसिस पर ये सेशन आपको पसंद आया होगा और आपको हेल्दी रहने में मदद करेगा। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।